बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने कस्टम एंड यूजेस के हवाले से पढ़ा था और उसके जो इस्लाम से आने से पहले जो रस्म व रिवाजात थे अरब ममालिक के या अरबी लोग जो थे उनके अंदर जो रस्म व रिवाजात पाए जाते थे उनके हवाले से पढ़ा था। लेकिन आज जो हमने इसके साथ ही जो रिलेट करता है टॉपिक वो है कि एक जो कस्टम है या एक जो रस्म व रिवाज है वो कब वैलिड होगा इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, और उसे लीगल जो स्टेटस है वो कब मिलेगा। यहाँ पे वो 2 पॉइंट उसने दिए हैं, रोल ऑफ प्री इस्लामिक कस्टम एंड यूजेज ऑफ द अरब्स, और आगे वो बयान करता है लीगल स्टेटस ऑफ कस्टम्स एंड यूजेज अंडर इस्लामिक लॉ। ये दोनों ही सेम हैं, ठीक है, ये दोनों ही एक ही चीज़ हैं, लीगल स्टेटस भी और रोल ऑफ प्री इस्लामिक कस्टम एंड यूजेज। ये दोनों ही उसके अंदर जो लिखा गया डिस्क्रिप्शन दी गई है वो दोनों ही सेम हैं। कंटिन्यू करते हैं जी। लीगल स्टेटस ऑफ कस्टम एंड यूजेज अंडर इस्लामिक लॉ। इस्लामिक कानून के तहत रसूम और रिवाज की कानूनी हैसियत थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड कस्टम्स एंड यूजेज आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। जो पूरी दुनिया में जो रस्म व रिवाजात हैं उन्हें कानून का बुनियादी माखज़ तस्वुर किया जाता है कि जो रस्म व रिवाज हैं उनको कवानीन का बुनियादी माखज़ तस्वुर किया गया है। इवन मोस्ट ऑफ लॉज आर बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड यूजेज इन सम कंट्रीज़। कुछ ममालिक में जो रस्म व रिवाजात हैं उनके बुनियाद के ऊपर कवानीन बनाए गए हैं। वो कहता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड इज़ बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड यूजेज। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है वो इसकी मिसाल है कि वो कस्टम और यूजेज के ऊपर बनाया गया है। हेयर इट कैन बी presume that customs and usages are given very influential legal status in law of various countries. Contrary to this reality, customs and usages have not been given too much important legal status in Islamic laws. इसके बरक्स जो इस्लाम जो है उसके अंदर जो रस्म व रिवाजात हैं उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती कानून के तौर पर। कानून के तौर पर उसके कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे तो ही वो जो रस्म व रिवाजात हैं उनको लीगल जो एंटिटी है तब हासिल होगी। अगर उनकी वो जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं करते तो उनको लीगल स्टेटस जो है वो हासिल नहीं होगा। आगे वो बयान करता है, स्टेटस ऑफ कस्टम एंड यूजेज as Shari argument. Usually a custom and usage is not given status of Shari argument. अमूमन एक रस्म और रिवाज को शरई दलील की हैसियत नहीं दी जाती जो हैसियत रसूम और रिवाजात को दी जाती है। जो रस्म और रिवाजात हैं वो तो चल रहे हैं लेकिन हमारी शरीयत में उनको एक दलील के तौर पर पेश नहीं किया जाता, उन्हें कानूनी तौर हैसियत जो है शरीयत के अंदर जो है हासिल नहीं है। The only status which customs and usages enjoy is that they are considered to this extent that various Shari orders are influenced by them. वो ये से जो हैसियत रसूम और रिवाजात को दी जाती है वो ये है कि उन्हें इस हद तक तस्वुर किया जाता है कि मुख्तलिफ़ शरई अहकामात उनसे मुतासिर होते हैं, ठीक है, कि जो रस्म और रिवाजात हैं उनकी वजह से दूसरे जो हमारे मामलात हैं शरीयत के हवाले से वो मुतासिर होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ड्यू टू दिस रीज़न कस्टम एंड यूजेज do not enjoy too much important legal status in Islamic law. इसी वजह से उसे कानूनी हैसियत जो है वो नहीं दी जाती है। आगे वो बयान करता है, दूसरा पॉइंट है स्ट्रिक्ट कंडीशंस
फॉर डिक्लेयरिंग कस्टम एंड यूजेज एज शरई आर्ग्यूमेंट। रसूम और रिवाजात को शरई दलील बनाने के लिए सख्त शराइत हैं। देयर आर रियली very strict conditions for declaring a custom and usage as a Shari'i argument. Due to these strict conditions, customs and usages fail to become Shari'i argument. Consequently, customs and usages are given very less important legal status in Islamic law. जो रस्म व रिवाजात हैं उनको शरीयत में कोई भी जो है लीगल स्टेटस हासिल नहीं है, इसी वजह से उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अगर वो उसे लीगल हैसियत चाहिए, कानूनी हैसियत चाहिए, तो उसे जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल करनी होंगी। अगर वो एसेंशियल जो उसके लवाजमात हैं उनको फुलफ़िल नहीं करती, जो रसूम और रिवाज राइज हुए हैं, तो फिर वो लीगल हैसियत हासिल नहीं कर सकते। वो बयान करता है जी आगे, एसेंशियल्स एंड कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कस्टम। फॉलोइंग आर एसेंशियल एंड कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कस्टम। आगे वो बयान कर रहे हैं सारे पॉइंट, 11 पॉइंट्स हैं जी, उनको बारी बारी हम देखते हैं कि वो क्या बयान करता है। इन अकॉर्डेंस टू कुरान सुन्नत एंड इजमा, कुरान सुन्नत और इजमा से मुताबिकत, अ कस्टम बिकम्स अ वैलिड कस्टम ओनली व्हेन, कब वो वैलिड कस्टम और रस्म व रिवाज होगा, जब इट इज़ नॉट अगेंस्ट कुरान सुन्नत एंड इजमा, कुरान के ख़िलाफ़ ना हो, जो सुन्नत है उसके ख़िलाफ़ ना हो, और जो इजमा है उसके ख़िलाफ़ भी ना हो, फिर जो है एक जो कस्टम है वो माना जाएगा। इन्फोर्समेंट, निफाज, अ कस्टम विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड ऑब्जर्व्ड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कस्टम। एक रस्म जो नाफिज नहीं हो सकती और जिसकी पैरवी नहीं हो सकती, वो जायज़ रस्म तस्वुर नहीं की जाती। इट मीन्स दैट अ कस्टम विच इज़ इन्फोर्सेबल इज़ अ वैलिड कस्टम। इसका मतलब है कि एक रस्म जो काबिल नाफिज हो वो जायज़ रस्म होती है, जिसे आप नाफिज कर सकते हो। एक ऐसा रस्म व रिवाज जिसे आप नाफिज ही नहीं कर सकते, जैसे जो हिंदुओं के एक वो जो कबीला है उनमें रस्म है कि अगर औरत मर जाती है तो उसके जो हस्बैंड को सती कर दिया जाता है, या फिर वो जो हस्बैंड फौत हो गया तो उसकी जो वाइफ है उसको भी उसी तरह वो जलाते हैं। ये रस्म जो है वो नाफिज नहीं हो सकती। और दूसरा, ये इमोरल है, इखलाकियात से गिरी हुई है, इखलाकियात के ऊपर भी पूरी नहीं उतरती, इस वजह से इसे नाफिज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अगर इखलाकियात से गिरी हुई है या फिर उसे नफाज नहीं किया जा सकता, उसे इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा सकता, तो वो क्या होगी, वो कस्टम जो है, रस्म जो है, वो लीगल हैसियत अपनी खो देगी। लॉन्ग पीरियड, तवील अरसा, फॉर अ वैलिड कस्टम इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड बी ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर एक जो रस्म रिवाज तवील अरसे से चला आ रहा है उसे लीगल हैसियत हासिल हो जाएगी। अगर वो तवील अरसे से नहीं है, अब आया और अभी से लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो फिर वो जो है वैलिड कस्टम नहीं होगा, ना ही उसकी कोई लीगली कोई एंटिटी होगी। फेमस, जो शोहरत है उसकी, अ कस्टम शुड बी फेमस, कस्टम शुड बी रीजनेबली एक्सेप्टेबल एंड शुड बी एक्सेप्टेबल टू नेचर। एक रस्म को मशहूर होना चाहिए, रस्म को बरदलील काबिल कबूल होना चाहिए और फितरत के लिए काबिल कबूल होना चाहिए, यानी कि नेचर के ख़िलाफ़ भी ना हो। फितरत के कवानीन के अगर बरक्स है तो वो भी वैलिड कस्टम नहीं होगा, उसे भी लीगल जो एंटिटी है हासिल नहीं होगी, कोई कानूनी हैसियत उसे हासिल नहीं होगी। अथॉरिटेटिव, हाकमाना, फॉर अ वैलिड कस्टम इट इज़ एसेंशियल दैट कस्टम शुड बी अथॉरिटेटिव। एक जायज़ रस्म के लिए ये लाजिम है कि वो उसे हाकमाना होना चाहिए। ठीक है, अगर हाकमाना नहीं है
तो वो भी जो रस्म है वो मानी नहीं जाएगी। यानी कि एक जो यहाँ पे जो हाकमाना रस्म है क्या है कि हमने वो जहेज़ दे रहे हैं, वो सारा वो जो शादी का जो खर्चा करना है, वलीमा करना है, ठीक है, वो एक हाकम है, ठीक है, उसके लिए हम सारी तगदो करते हैं, पूरे तरीके से हम हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक वो लंबे अरसे से ये प्रैक्टिस जो है वो चली आ रही है, तो वो हाकमाना है। और ऐसी रस्म जो हाकमाना नहीं है, ठीक है, तो वो रस्म नहीं चलेगी। वो रस्म तो होगी लेकिन कानूनी तौर पर उसकी शरीयत के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। एक्सेप्टेड थ्रू इज्तिहाद, इज्तिहाद के ज़रिए कबूल होना। इट इज़ नेसेसरी दैट कस्टम शुड नॉट बी अपोज्ड थ्रू इज्तिहाद, ये ज़रूरी है कि रस्म की इज्तिहाद के ज़रिए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इज्तिहाद, इजमा, क़यास ये एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर सेपरेट जो है वो बात होगी, पूरा वो क्वेश्चन जो है वो सेपरेट है, वो डिटेल के साथ हम उसके अंदर पढ़ेंगे, फिर आपको ये जो पॉइंट है ये भी साथ में क्लियर हो जाएगा। एग्जिस्टेंस, उसका वजूद। अ वैलिड कस्टम कैन ओनली कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू डिसीजन ऑफ मैटर्स, एक जायज़ रस्म सिर्फ मामलात के तस्विया के ज़रिए वजूद पजीर हो सकती है। यानी कि एक मामले के हल के लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा किया गया तो फिर उसको वो वाली जो रस्म व रिवाज है वो आगे चलता जा रहा है तो वो भी वैलिड हो सकता है, ठीक है। अगर वो तस्फिये के लिए नहीं है तो वैसे ही प्रैक्टिस में लाना चाह रहे हैं और लंबे अरसे से भी नहीं है और उसका जो है इमोरल भी है, तो वो उसकी लीगल एंटिटी नहीं होगी, कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आगे जी, नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर रीजन और ग्रुप और क्लास ऑफ पर्सन, एक ख़ास इलाके या ग्रोह या अफराद की जमात तक महदूद ना हो। अगर पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो वो चारों सूबों में अगर पाकिस्तान का जो आइन है वो उसका इतलाक़ ही नहीं होता तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। अब 3 सूबों में पाकिस्तान का जो आइन है वो चल रहा है लेकिन एक सूबे में चल ही नहीं रहा, तो फिर वो जो इलाका है वो तो उस हदूद में ना आया, वो तो सेपरेट हो गया, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कोई भी रस्म रिवाज है तो वो हर मुसलमान के लिए जो है, जो हम चलते आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान देते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो सारा जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे रस्म व रिवाज हैं, जो ईदैन की नमाज़ हम अदा करते हैं, वो एक लंबे अरसे से हमारी प्रैक्टिस चली आ रही है और 1400 साल से हम चले आ रहे हैं। और अब उनके मुनाफी कोई अगर कोई चीज़ आएगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। For a valid custom, it is necessary that it should not be limited to one particular region or group or class of person. एक जायज़ रस्म के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी ख़ास इलाके, ग्रोह या अफराद की जमात तक महदूद नहीं होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बलूचिस्तान वालों ने अपना वो जरगा सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है, उनकी अपनी जेलें थी, अपनी अदालतें थी। वो अकबर भुट्टी जो उस दौर का था बलूचिस्तान का, जो तो मुशर्रफ ने आके उसका डिफेंड किया था, तो वो जो सिस्टम था वो उन्होंने अपने ख़ास इलाके के लिए वो सारा कुछ बनाया हुआ था, ठीक है। तो फिर उसको ख़त्म किया गया और पूरे पाकिस्तान का जो आइन है वो नाफिज किया गया। वहाँ पे वो जो हमारा आइन था वो नाफिज ही नहीं था। उन्होंने अपना वो जरगा सिस्टम बनाया था, अपनी अदालतें थी, सारा कुछ उनका अपना ही था, तो वो भी एक वैलिड रस्म नहीं थी। नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन टू मोरालिटी, इखलाकियात से मुतज़ाद नहीं होनी चाहिए। अ वैलिड कस्टम कैन नॉट बी इन कॉन्ट्राडिक्शन टू मोरालिटी, जो जायज़ रस्म होती है वो मुतज़ाद नहीं होनी चाहिए, किससे? इखलाकियात से। स्टेटस इन द लाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट, दलील की रोशनी में हैसियत। फॉर अ वैलिड कस्टम इट इज़ नेसेसरी दैट आर्ग्यूमेंट शुड नॉट वेकन इट्स ऑथेंटिसिटी एंड स्टेटस, एक जायज़ रस्म के लिए ये ज़रूरी है कि दलील से उसकी हाकमियत और हैसियत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी दलील दी जा रही है
तो वो उसको पूरे तरीके से वो हाकमियत की हामिल हो, वो किसी भी लिहाज एक्सपेक्ट से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उसकी दलील दी जा सके, तो ही जो है वो एक रस्म जो है वो वैलिड रस्म कहलाएगी, मानी जाएगी। स्टेटस इन द लाइट ऑफ शरई आर्ग्यूमेंट, शरई दलील की रोशनी में हैसियत। एक जायज़ रस्म वो रस्म है जिसके लिए आम अफराद का इजमा शरई दलील के मुताबिक होता है, हत्ता कि आम अफराद की जानिब से उसकी पैरवी शरई दलील के मुताबिक होती है। A valid custom is that custom for which ijma of common people is according to Shari'i argument, even its observance by common people is according to Shari'i argument। जो एक जायज़ रस्म है वो आम अफराद का जो इजमा है शरई दलील के मुताबिक होता है, हत्ता कि आम अफराद की जानिब से उसकी पैरवी शरई दलील के मुताबिक होती है। ठीक है, इजमा का मतलब है कि एक मामले पे इकट्ठे होके इकट्ठा जो है राय कायम करके तो वो फ़ैसला करना, ठीक है, और उसके ऊपर अमल करना। अब जो कई मामलात ऐसे हैं जिसमें कुरान और सुन्नत या हदीस से जिसका हल नहीं मिलता, तो फिर वहाँ पे इजमा किया जाता है, यानी कि उलमाए किराम जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उस मामले के ऊपर इकट्ठे हो के मुतफ़िका राय कायम करते हैं, जो ऐसी राय कायम करते हैं जो कि लोगों के लिए आसान भी हो, उसके ऊपर अमल पैरा करना भी उनके लिए आसान हो, उसे समझना भी आसान हो। ठीक है, और ये जो इजमा है ये बहुत देर से ये जो प्रैक्टिस है वो चली आ रही है और इसे इसलिए वैलिड जो रस्म है करार दिया जाता है। ये था जी आज का आपका टॉपिक।